गरीब ससुराल वालों की बारिश में बैंगन खेती। बबीता, मैं खेत पर जा रहा हूँ, मेरे खाना ले आओ। ये लो जी, प्याज रोटी बांधी है, 2 आलू पड़े थे, उसकी सब्जी बनाकर माँ जी और बाबूजी को खिला दिया, इसीलिए आपके लिए सब्जी नहीं बची। अच्छा किया बबीता, जो सब्जी माँ बाबूजी को दे दी। इस बढ़ती उम्र में उनका खाना जरूरी है, हम तो नमक रोटी भी खा लेंगे। ये कहानी है गरीब किसान कमल की। उसके परिवार में माँ, बाप, बहन, बीवी और बेटी थी। सभी का पेट पालने की जिम्मेदारी एक अकेले कमल के कंधे पर ही थी। इसीलिए उस किसान के घर में पैसों की तंगी बनी रहती थी। कभी प्याज रोटी तो कभी नमक रोटी खाकर उस गरीब का परिवार गुजर बसर करता था। थोड़ी देर में कमल खेत आ जाता है और उसके खेत में धान की फसल लहलहा रही होती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। इस बार मुझ गरीब किसान के खेत की फसल अच्छी हुई है। एक आधे दिनों में यह फसल पूरी तरह से पक जाएगी, फिर इन्हें काट कर शहर जाकर बेच आऊंगा। शाम ढलते ही कमल घर चला आता है और सभी के साथ बैठकर खाना खाता है। अरे कमल बेटा, आज तू बड़ा थका सा लग रहा है। हाँ बाबूजी, वो आज सारे खेत के खरपतवार उखाड़ना पड़ा, इसलिए। मगर खुशी की बात यह है कि इस साल हमारे खेत की फसल बहुत अच्छी है। कटाई करके मैं उन्हें शहर जाकर बेच आऊंगा और उन पैसों से सबसे पहले मैं अपने गरीब परिवार के रहने के लिए पक्का घर बनवाऊंगा और बहुत जल्द अपनी प्यारी से बहन सुमन की शादी भी कर दूंगा। कमल के मन में अपने गरीब परिवार के लिए अनगिनत ख्वाहिश थी, जिनके पूरे होने की उम्मीद उसके खेत की फसल पर टिकी हुई थी। मगर उस रात बहुत तेज तूफानी बारिश होती है। अगली सुबह होते ही गरीब परिवार खेत पर आता है, जहां सारी फसल बारिश के कारण बर्बाद हो चुकी होती है। अजी, ये सारी की सारी फसल तो बारिश के कारण बर्बाद हो गई, अब क्या होगा? पता नहीं बबीता, इस फसल पर ही सब कुछ टिका हुआ था। मैंने इस फसल में अपना सारा पैसा लगा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूंगा। पता नहीं ऊपर वाला सारे दुख दर्द हम गरीबों को ही क्यों देता है? क्या उसे हम पर तरस नहीं आता? माँ जी, कमल जी, भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। बबीता अपने ससुराल वालों को लेकर घर लौट आती है। कई दिनों तक बहुत बारिश होती है, जिससे सभी के पैर घर में बंध जाते हैं। सुनो जी, गुजारे के लिए घर में थोड़े से ही दाल चावल बच गए हैं, वो भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या खाएंगे? हमें कुछ करना होगा। मगर भाभी, इस भरी बरसात में हम कर भी क्या सकते हैं? हमें खेती करनी होगी। हाँ, मगर बहू, इतनी बारिश में कौन सी खेती होगी? माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी न तो हमारे पास बीज है और ना ही खाद, और बारिश भी इतनी तेज हो रही है, ऐसे में कैसे होगी खेती? अजी, मैंने कुछ बैंगन के बीज इकट्ठा करके रखे हैं, हम इस बारिश में बैंगन की खेती करेंगे। वैसे भी किसान का परिवार धूप, छांव, बारिश नहीं देखता, उसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए मौसम की मार तो झेलनी ही पड़ती है। उस गरीब बहू की बातें सभी को नई उम्मीद से भर देती हैं और सभी बारिश में बैंगन की खेती के लिए तैयार हो जाते हैं। बहू, हम इस बारिश में बैंगन की खेती करने के लिए तैयार हैं। हाँ बहू, मैं भी इस बैंगन की खेती में अपने परिवार की मदद करूंगा। तेरा ससुर लंगड़ा जरूर हो गया है, मगर लाचार नहीं। जानती हूँ बाबूजी, मगर इस हालत में आपका काम करना ठीक नहीं। अपनी बहू पर भरोसा रखिए, मैं इस बारिश में अपना घर नहीं रहने दूंगी। इसके बाद बबीता और उसका गरीब ससुराल भरी बारिश में भीगते हुए खेत पर आता है। माँ जी, ननन जी, आप दोनों खेत का ये हिस्सा साफ कीजिए, मैं और कमल जी खेत का दूसरा हिस्सा साफ कर देते हैं। ठीक है बबीता भाभी। इसके बाद सभी बारिश के पानी से तितर बितर हुए खेत को बैंगन की खेती करने के लिए साफ करते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर कियारियां बनाते हुए काम करने लगते हैं। तभी बारिश के कारण मिट्टी में से कुछ जौंक सुमन के हाथ पैरों पर चिपटकर उसका खून चूसने लगते हैं। आह माँ, भाभी, भैया बचाओ। ननन जी डरो मत, मैं हूँ ना, अपनी भाभी पर भरोसा रखो। ये कहते हुए गरीब बहू अपनी परवाह न करते हुए अपनी ननंद को बचाती है। ये क्या बहू, इन जौक ने तेरे हाथों को जख्मी कर दिया। चल घर चलते हैं, बाकी का बचा हुआ काम कल कर लेंगे। नहीं माँ जी, हमें आज ही इन क्यारियों में बैंगन के बीजों को बोना होगा, वरना एक दिन की देरी हमारे परिवार को इस बारिश में दाने दाने पर मोहताज कर देगी। ये कहकर लाचार गरीब बहू दर्द में तड़पते हुए क्यारियां बनाकर बैंगन के बीजों को बोती है। मगर इस बीच खेत में कई गड़े
सारे कांटे उसके पैरों में चुभ जाते हैं, मगर वो किसी से कुछ नहीं कहती और सभी घर लौट आते हैं, जहाँ 5 साल की पूजा एक बर्तन लिए झोपड़ी की छत से टपक रहे बारिश के पानी को उसमें भर रही थी। माँ, दादी माँ, पिताजी, आप सभी आ गए। देखो ना, बारिश के कारण ये छत कब से टपक रही है। कहीं हमारा घर टूट तो नहीं जाएगा ना? नहीं मेरी बच्ची, माँ ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं आप सभी के लिए खाना बनाती हूँ। बबीता झांक कर राशन के डिब्बे में देखती है और बारिश का हाल देखकर अपने हिस्से का राशन बचाकर ससुराल वालों को खाना बनाकर खिला देती है और खुद भूखी रह जाती है। हर दिन के साथ बारिश जैसे किसी जिद्दी बच्चे की तरह होकर बरसे जा रही थी। क्या बात बहू, तू परेशान क्यों है? माँ जी, हमें अपनी बैंगन की फसल को इस बारिश से बचाना होगा। हमें खेतों के चारों तरफ बाड़ा बनाना होगा। हमें बाड़ा बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होंगी। ये कहकर वो गरीब बहू बारिश में भीगते हुए गांव में इधर उधर भटकती हुई लकड़ियाँ चुनती है और सभी खेत पर आकर बाड़ा बनाते हैं। वहीं बारिश थी जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे थे। बबीता, सुमन, माँ, चलो जल्दी से घर चलते हैं। देखो कैसे बिजली कड़क रही है, ओले भी गिर रहे हैं। बस इस बाड़े को बांध कर चलते हैं। खेत का ये बाड़ा ही हमारे बैंगन की फसल को बर्बाद होने से बचा सकता है। अगर आज हमने ये बारिश सह लिया तो कल हमें अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। ये कहकर बबीता बारिश में अपने गरीब ससुराल वालों का हौसला बढ़ाती है। जहाँ एक तरफ बारिश अमीरों के लिए खुशियाँ लेकर आई थी, वहीं बारिश गरीब बबीता और उसके ससुराल वालों पर कहर बनकर टूट रही थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। बबीता रोज बारिश में अपने बैंगन की खेती को देखने आती। अब घर का राशन पूरी तरह से खत्म हो गया और बारिश के कहर ने उस गरीब परिवार को दाने दाने के लिए तरसाया और तूफान ने उनसे उनके घर की छत भी छीन ली। सभी भूखे प्यासे कई दिन रात तक भीगते रहे। कहीं न कहीं सभी को ये चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि कहीं बारिश उनके परिवार को खत्म न कर दे। माँ, पिताजी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे खाना चाहिए माँ, खाना दो न माँ। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरी गरीब माँ के पास अभी तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने हमारे घर को क्यों तोड़ दिया? तुम रो मत माँ, अब मैं तुमसे खाना नहीं मांगूंगी। भगवान जी इस बारिश को बंद कर दो और मेरे घर परिवार के हालात ठीक कर दो। अगली सुबह होते ही बारिश बंद हो गई और तूफान थम चुका था। बबीता अपने ससुराल वालों के साथ खेत पर आती है, जहाँ उसके खेत के चारों तरफ बहुत सारे बैंगन ही बैंगन उगे होते हैं। ये देखकर बबीता और उसके गरीब ससुराल वालों की लगाई गई उम्मीद पूरी होती दिखाई देने लगती है। देखो माँ, देखो दादी, हमारे खेत में कितने सारे बैंगन हैं। चलो इन्हें तोड़ लेते हैं, फिर पिताजी इन्हें शहर में बेच आएंगे और फिर उन पैसों से हम सभी पेट भरकर खाना खाएंगे। हाँ मेरी प्यारी पोती, हम सभी पेट भरकर खाना खाएंगे। इसके बाद सभी मिलकर सारे बैंगन तोड़ लेते हैं और फिर कमल और बबीता उन बैंगन को बोरियों में भरकर मीलों पैदल चलकर शहर जाकर बैंगन बेच आते हैं। बैंगन चमकदार, बड़े और ताजे होने के कारण उनके सारे बैंगन हाथों हाथ अच्छे दामों पर बिक जाते हैं। देखो बबीता, पहली बार में ही अपनी बैंगन की खेती को बेचकर हमें कितनी अच्छी आमदनी हुई है। ये सब तुम्हारी कारण हो सका है। अब हम हर साल बैंगन की ही खेती करेंगे। अजी ऐसा मत कहिए, हम सभी ने मेहनत की है। चलिए घर चलते हैं। उन पैसे से कमल अपने घर में राशन पानी ले आता है, जिसके बाद बबीता अपने ससुराल वालों को खाना बना कर खिलाती है और फिर वो बारिश में टूटे हुए छत की मरम्मत कराते हैं। और अब बबीता और उसका पूरा गरीब ससुराल हर साल बारिश में बैंगन की खेती करता है, जिससे उन्हें खूब आमदनी होती है और कुछ सालों के बाद वो पक्का घर बना लेते हैं। मगर आज भी ये बारिश जाने कितने ही गरीब किसान के घर और खेत पर कहर बनकर टूटता है और एक ही झटके में सब कुछ बर्बाद कर जाता है। गर्मियों के दिन थे। सभी अमीर लोग घरों में एसी और कूलर में बैठकर टाइम काट रहे थे, लेकिन गरीबी एक 70 साल की बुढ़िया को इतनी खतरनाक गर्मी में भी घर से निकलकर आम बेचने पर मजबूर कर रही थी। आम ले लो, आम ले लो। पूजा 70 साल की एक बूढ़ी औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए अपनी मेहनत से कमाई करती थी। आम बड़े मीठे हैं आम।
पूजा इसी तरह आवाजें लगा रही थी कि तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी और 2 लोग निकले। अरे काकी, ये आम कैसे दिए हैं? बस 50 रुपए किलो है बेटा। तब तो आप मुझे 5 किलो आम दे दीजिए। पूजा तराजू में आमों को तौलने लगी। बुढ़ापे की वजह से उसके हाथ भी कांप रहे थे। आलोक को पूजा की हालत पर बहुत तरस आया। लाइए, मैं खुद से ले लूंगा। आलोक ने आमों को तौलना शुरू किया। वो पूजा से बातें भी कर रहा था। वैसे काकी, इतनी ज्यादा उम्र में आप ये काम क्यों कर रही हो? इतनी गर्मी में ऐसे सारा दिन घर से बाहर रहना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे बेटा, अब क्या ही बताऊं। तभी आलोक की पत्नी दिव्या बोल पड़ती है। तो काकी, क्या आपके घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है? क्या आपका कोई परिवार नहीं है? दिव्या के ऐसा बोलते ही पूजा की आंखों में आंसू छलक गए और उसे अपनी बीती हुई जिंदगी के दिन याद आने लगे। पूजा अपनी बहू और बेटे के साथ रहती थी। उसके 2 पोता पोती भी थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन, माँ, आज मैं और संध्या कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है बेटा। संध्या और विराट घर से निकल गए। पूजा अपने पोता और पोती के साथ घर में ही थी। दादी माँ, देखो रानी रो रही है। नालायक, तूने ही कुछ किया होगा। अरे मेरी रानी क्यों रो रही है? रोते नहीं है, शायद तुझे भूख लगी है। ले, दूध पी ले। पूजा ने किसी तरह से रानी को बहलाकर सुला दिया। युग भी बाहर पलंग पर सो चुका था। चलो, दोनों ही शैतान सो गए। वैसे सोते हुए तो ये दोनों ही बहुत प्यारे लगते हैं। पूजा उन्हें देख ही रही थी कि तभी फोन आया। पूजा ने फोन उठाया और फोन उठाते ही उसके होश गायब हो गए। नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। कहाँ है मेरा बेटा और बहू? देखिए, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन कार एक्सीडेंट इतना ज्यादा खतरनाक था कि अभी तक हमें डेड बॉडीज भी नहीं मिली है। हमने किसी तरह से आपके घर का पता निकाला है। पूजा हक्का बक्का थी। उस बेचारी माँ को तो वहाँ संभालने वाला भी कोई नहीं था। हे भगवान, ये तेरी कैसे कुदरत है। माँ तो अभी भी इस दुनिया में है और तूने उससे उसके बेटे और बहू को ही छीन लिया। इसी तरह से दिन बीत गए। पूजा ने अपने पोते पोती की खातिर खुद को संभाल लिया और उनका पेट पालने के लिए आमों को बेचना शुरू कर दिया। आम ले लो, रसीले रसीले मीठे मीठे आम। पूजा ने इसी तरह आमों को बेच बेच कर रानी और युग को पढ़ाया लिखाया और खूब अच्छे से परवरिश की। दादी, मुझे ये खिलौना दिलवाओ ना। अरे नहीं, ये तो बहुत महंगा है। कोई बात नहीं, मैं अपना सामान बाद में खरीद लूंगी। अच्छा ठीक है भैया, मेरे पोते को ये बंदूक वाला खिलौना दे दो। दादी माँ, मुझे भी गुड़िया चाहिए। ठीक है रानी बेटा, तू भी खरीद ले। इसी तरह से अपनी ख्वाहिशों को मार कर बिल्कुल एक माँ की तरह पूजा ने अपने पोते पोतियों को पाला था। अब दोनों ही बच्चे बड़े हो चुके थे और अब पूजा भी काफी बूढ़ी हो चुकी थी। दादी माँ, मैंने ना वकील साहब से हमारे पापा की प्रॉपर्टी के पेपर्स मंगवाए थे। दादी, पेपर्स पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी पर उनके बच्चों का हक, यानी हमारा हक है। इसलिए हम दोनों भाई बहनों ने प्रॉपर्टी को आधा आधा बांट लिया है। अच्छा किया, लेकिन एक बार भी तुमने इस बारे में मुझसे पूछना बेहतर नहीं समझा। अब जब आप उस हिस्से में से 2 कौड़ी की भी मालकिन नहीं हो तो फिर आपसे क्यों पूछें? That's right। अब जब आपका इस घर में कोई हिस्सा ही नहीं है तो फिर आप भी इस घर से निकल जाइए। ये तुम क्या कह रहे हो मेरे बच्चों? ओहो रानी, इस बुढ़िया को निकाल दें। ये मेरा दिमाग खराब कर रही है। दादी माँ, अभी भी तमीज से बोल रही हूँ, दफा हो जाइए, वरना धक्के मारकर आपको इस घर से बाहर फेंक दूंगी। बदल गए, तुम दोनों बहुत बदल गए। लेकिन मेरे बच्चों, मैं अभी भी नहीं बदली हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो ये दादी हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी रहेगी। शट अप एंड गेट आउट। पूजा मुस्कुराती हुई आंखों में आंसू लिए घर को छोड़ आई। जिस उम्र में पूजा को अपने पोते पोती की जरूरत थी, उसी उम्र में उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। बेचारी पूजा टूटे मन के साथ एक छोटी सी भूसे की झोपड़ी बनाकर उसमें गुजारा करने लगी। रहने का तो इंतजाम हो गया, लेकिन लगता है कि अब अपना पेट पालने के लिए मुझे फिर से उसी काम को शुरू करना पड़ेगा। उस दिन के बाद से पूजा ने फिर से आमों को बेचना शुरू किया और अपना गुजारा करने लगी। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम आम लो। वो बस बीती हुई कुछ यादें आंखों में उमड़ गई थी। लगता है आपके दिल को चोट लगी हुई है। काकी, मेरी उम्र आपसे बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूंगा कि आपके जैसे हर उस इंसान को सलाम है
जो अपना गुजारा इतनी उम्र हो जाने के बाद भी अपने दम पर करते हैं। मैं तो भगवान से यही कहूंगा कि इतनी उम्र हो जाने पर वो मुझे ही आपकी तरह ही हिम्मत दे, ताकि मुझे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सही कहा काकी। हम आपकी पिछली जिंदगी के बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान से यही चाहूंगी कि वो आपके घाव को जल्दी से उनका मरहम दिला दे। अरे बेटा, अब कैसा मरहम मिलेगा जब मरहम ने ही जख्म दिया है। अब तो लगता है कि इस घाव के साथ ही उम्र बीत जाएगी। पूजा की बात सुनकर दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उदास ना हो, मैं ठीक हूँ। पूजा ने उनके सर पर हाथ फेरा और फिर वो वहां से चले गए। पूजा भी अपने काम पर लग गई कि तभी उसे एक लड़का दिखाई दिया जो सड़क किनारे खड़ा हुआ था और एक गाड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अरे बेटा, संभल कर। वो बहुत चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज उस लड़के तक पहुंच ही नहीं रही थी। ऐसे में फिर पूजा ही अपनी पूरी जान से उसे बचाने पहुंची और उस लड़के को धक्का मार दिया, लेकिन वो खुद उस गाड़ी के सामने आ गई। अब ठीक तो है? पूजा का सर खून से लथपथ हो गया था। जैसे ही लड़के ने उसका चेहरा देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की दादी थी। ये सारा मंजर देखकर वहीं गाड़ी में बैठी हुई रानी भी निकल आई। दादी माँ, दादी माँ। दादी, दादी उठो। मेरे बच्चों, आपको कुछ भी नहीं होगा, चलिए हॉस्पिटल। युग बस उसे लेकर जा ही रहा था कि तभी पूजा ने उसे रोक लिया। अब मुझे तेरे माँ बाबा बुला रहे हैं। मेरे बच्चों, मरने से पहले मेरी यही इच्छा थी कि मैं एक बार तुम्हें मुंह से खुद को दादी बोलते हुए सुनूं, और वो इच्छा पूरी हो गई। अब मेरे सारे घाव भर गए हैं। तुम हमेशा खुश रहना। पूजा ने ऐसा बोलकर अपने पोते पोतियों के सर पर हाथ फेरा और फिर उसने अपना दम तोड़ दिया। दादी उठो, दादी उठो। अम्मा। वो दोनों बहुत रोए। युग और रानी की आंखों में उनके बचपन के मंजर झलकने लगे थे कि किस तरह से उनकी दादी ने उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया था, और किस तरह से एक ही पल में उन्होंने उसी देवी जैसी दादी को घर से निकाला था। युग और रानी ने सभी विधि विधानों से अपनी दादी माँ का अंतिम संस्कार किया, लेकिन जिंदगी भर पछतावा उनके साथ था। इसलिए तो कहते हैं कि स्वार्थ अच्छा नहीं होता है।